आपने यहाँ पर डिटॉक्स की बात की और कहा भी ये चीज़ कि हमें डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा एक लाइफ़स्टाइल ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई डिटॉक्स के पीछे भागता है, जिसके लिए बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं लोग, डिटॉक्स डाइट फ़ॉलो करते हैं, इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं। कहते हैं कि ये भी इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो इसके अराउंड में जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करिए कि क्या सच में हमें डिटॉक्स की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, मैं डिटॉक्स से बेहतर वर्ड यूज़ करती हूँ जो कि है रेजुविनेशन। रेजुविनेशन का मतलब है आप अपनी बॉडी को फिर से बूस्ट अप कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपने मुझे बोला कि बहुत सारे लोग जूसेस पीते हैं, वो सबसे अनहेल्दी तरीका है, ठीक है? दूसरी बात अगर हम करें, बहुत सारे लोग अब अवेयर हैं और उसके बाद उन्होंने अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दे हैव स्टार्टेड डूइंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी ऑफ द ग्रेन। मतलब आप अगर आपका व्हीट मेन ग्रेन है, आपने व्हीट को 2 दिन के लिए छोड़ दिया, 2 दिन के लिए आप सिर्फ ओट्स खा रहे हैं, वो तरीका अच्छा है। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँ, मैं कई बार अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ। अगर मैं आपको यहाँ का रास्ता समझाऊँगी कि आपको यहाँ से आगे जाके लेफ्ट जाना है, वो आपको पता है, आपके गट को इसी तरीके की खाने की आदत हो गई है, लेकिन आप 2 दिन के लिए जब वो रास्ता चेंज करेंगे तो आपका मैकेनिज़्म फिर से काम करेगा। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि एक बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है और हमारे एंसेस्टर्स भी करते आए हैं। इंडियंस और फास्टिंग एक रिलीजियस चीज़ है जो जुड़ी हुई है और वो बहुत अच्छी है अगर हम बात करें तो। आप जब फास्टिंग करते हैं तो आपके बैक्टीरियाज़ को टाइम मिलता है टू सेग्रीगेट या अपने लिए अच्छे बैक्टीरियाज़ को प्रिजर्व करने का और बेटर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हेल्प करने का। गट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गट होता क्या है, गट में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। वो हर न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपने आप ग्रो कर रहे हैं। बट जब आप थोड़ी-सी फास्टिंग की साइकिल रखते हैं, व्हिच इज़ आइडियली 12 से 16 घंटे की फास्टिंग, उससे ज़्यादा की फास्टिंग मैं किसी भी एज ग्रुप को सजेस्ट नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग 48 आवर्स का निर्जला फास्ट भी रखते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग वे ऑफ डूइंग फास्टिंग। आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए और उस टाइम पे आपका गट सारे बैक्टीरियाज़ को प्रिज़र्व कर पाएगा और वो गट हीलिंग और गट के प्रिज़र्वेशन के लिए और हेल्प करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दिस कि हम जो भी तरीका अपना रहे हैं, रेजुविनेट करने का तरीका होना चाहिए और आपको रेजुविनेशन कब करना है या डिटॉक्स जो वर्ड आपने यूज़ किया, वो कब करना है वो भी पता होना चाहिए। आपने एक डाइट फ़ॉलो करी थी, उस डाइट का एक सेंटर पार्ट था कि हम आपको 3 दिन का डिटॉक्स कराएँगे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप वो 3 दिन का डिटॉक्स करेंगे और आपका गट हेल्दी हो जाएगा। इट इज़ अबाउट कि आप अपने गट को पहले समझेंगे कि क्या साइन्स और सिम्पटम्स दे रहा है और उस हिसाब से आपकी बॉडी के लिए एक डिफरेंट तरीका होगा गट को रिस्टोर करने के लिए और किसी और की बॉडी के लिए एक डिफरेंट तरीका होगा गट को रिस्टोर करने के लिए। तो इट इज़ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स बट रेजुविनेशन इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट डिटॉक्स। करेक्ट। आपने जैसे डिटॉक्स के बारे में भी कहा, तो कई लोग ऐसा क्या करते हैं कि आज फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, फिर सोचते हैं कि देखो मैंने आज तो इतनी सारी गंदी चीज़ें खा ली, अपने पेट में डाली, कल मैं डिटॉक्स करूँगा या कल मैं फास्ट कर लूँगा और मैं अपने पेट को कुछ नहीं दूँगा, जिससे मेरा पेट क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये सही है या नहीं? ये सही तो नहीं कहूँगी मैं, हुँ। क्योंकि आप गाड़ी चलाते होंगे आप भी, ठीक है? आप गाड़ी में एक दिन पेट्रोल डालेंगे और दूसरे दिन सोचेंगे कि वो सिर्फ़ जो इंजन ऑयल है उस पे काम कर ले, नहीं करेगा, राइट? तो इसी तरीके से हमारा गट भी है। अगर आपने एक दिन कुछ ऐसा खाया है और उसके अगले दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, वो 1% शायद आपके गट को हेल्प करेगा टू रिस्टोर द बैक्टीरियाज़, लेकिन आप ये सोचिए ना, उससे पहले जो आपने खाया था उसमें कहीं पे भी ना ही अच्छे न्यूट्रिएंट थे, ना ही कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन गया था जो रिस्टोरेशन में हेल्प करेगा। सो डिटॉक्स आफ्टर फास्ट फूड इज़ नॉट एट ऑल वे ऑफ हेल्पिंग योर गट। आपको अगर अपने गट को रिस्टोर करना है या डिटॉक्स करना है तो आपको अपने जंक ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करना होगा और जिस दिन आपने फास्ट फूड खाया उसके वे आउट्स निकालने होंगे। अगर आप सपोजिंगली आज आप फास्ट फूड खाने वाले हैं तो आप एक मील को पूरा रिप्लेस कर दीजिए ना हेल्दी सैलेड्स के साथ, रॉ सैलेड्स के साथ, क्यूकम्बर टमाटोज़ वाले मील्स के साथ। तो वो नेक्स्ट डे अगर आप ऐसी फास्टिंग साइकिल भी रखते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने फास्टिंग की भी बात की, हम लोग बात भी कर रहे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लंबे टाइम तक वो नहीं खाएँगे तो गैस बनने लगेगा, जिसके कारण और भी चीज़ें होने लगेंगी। तो जिन्हें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते?
इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है आपने 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जो भी डिसाइड किया था उन टाइम पे आप नहीं खा रहे, बट बाकी के जो घंटे बच रहे हैं, चाहे वो 12 घंटे, 10 घंटे या आपके 8 घंटे हैं, उस टाइम पे आप अपना कैलोरिक और न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या इन्फ्लेमेशन की शिकायतें हैं, गट इन्फ्लेमेशन की, तो आप उन केसेस में कैसे सेटल करेंगे? आपको अपना पहले तो डाइटरी इनटेक देखना होगा कि आप अपनी डाइट को अच्छे से सैलेड्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन से भरें, मतलब साबुत अनाजों से जितना ज़्यादा आप रखेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप कोशिश करें कि आप अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर पाएँ। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, 80 कैलोरीज़ से नीचे वाले जितने भी बेवरेजेज़ हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है आप अपना फास्ट कैसे ब्रेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोलॉन्ग फास्टिंग रखी है और आप अगर अपना ब्रेकफास्ट फिर बहुत ज़्यादा तले हुए मसाले वाले खाने से कर रहे हैं, तो फिर वो आपको एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो की अगर मैं की 3 की वे आउट्स बोलूँ, पहला अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट रखेंगे, जो भी आपने अपनी ईटिंग विंडो रखी है। आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना कि आप अपना फास्ट कैसे ब्रेकआउट कर रहे हैं। ये तो आपके आहार पे, मतलब जो भी आप खा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। फिर अगर हम बात करें कि आप अपना लाइफ़स्टाइल कैसा रखेंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा रख रहे हैं और अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं एंड यू आर मोबाइल ऑल्सो। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल के हेल्प करेंगी कि आपको ये एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ इंग्रीडिएंट्स जो आप अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, पानी हो गया, छाछ हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, हर थोड़ी-थोड़ी देर में लिक्विड का कोई चीज़ आप सिप करते रहिए और वो हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा कि आप अपना फ़ास्ट किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप तला मसाला खाना कुछ नहीं खाएँगे, दूसरा आप एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि आप कोई भी फ़ास्ट, मतलब अगर आप इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको अपना दिन कभी भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक, मतलब चाय और इन चीज़ों से नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा 2 ग्लास पानी से अपना डे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका गट रेडी हो जाए टू डाइजेस्ट एवरीथिंग और पीएच बैलेंस्ड हो जाए, और वो हेल्प करेगा आपको जो भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसको अब्सॉर्ब करने में। तो मैम, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें गट हेल्थ से रिलेटेड बात कर ली। अब आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है। बेसिकली आजकल हमने बात भी की कि हम जिस हिसाब के खाना खा रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगी है। हाँ जी। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, अगर जिसकी कमी हो जाए शरीर में तो उसकी जगह हम क्या खा सकते हैं? प्लीज़ आप बताइएगा, बीइंग अ डायटीशियन आप बेटर सजेस्ट कर सकती हैं, ओके? सबसे पहला है कि शरीर में फाइबर की कमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए? फाइबर की कमी के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ अगर हम लोगों को समझ में आती है, वो समझ में आती है कि हम फ्रूट्स और सैलेड इंक्लूड कर लें। लेकिन एक बहुत छोटी-सी चीज़ है जो हमें समझनी है, फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। तो दोनों का अब्ज़ॉर्प्शन और दोनों का हमारी डाइट में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके साबुत अनाजों पे फ़ोकस कीजिए, साबुत दालों पे फ़ोकस कीजिए, छोला, चना, राजमा और जितनी भी छिलके वाली दाल हैं वो। कोशिश कीजिए कि आप जितना वैरायटी ऑफ ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ व्हीट या राइस को छोड़ के अगर आप मिलेट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपकी फाइबर की नीड जो है वो कंपनसेट होती जाएगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ही, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप उनका अब्ज़ॉर्प्शन और बढ़ा सकें, तो आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स रखिए या वेजिटेबल्स रखिए, तो उससे आप न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन और बढ़ा पाएँगे। ओके। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लिए क्या खाना चाहिए? विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी सबसे कॉमन है, और उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करने के लिए आपको अपनी डाइट में प्लांट बेस्ड फूड, जितने भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड करने से आपको मिलेगा। फ्रॉम पालक, मेथी, साग का सीज़न है, साग आप जितने भी वैरायटी में यूज़ कर सकते हैं, डिल लीव्स को आप यूज़ कर सकते हैं। केल, ब्रोकली ब्रोकली बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, तो ब्रोकली को आप फर्मेंट करके, मतलब ओवरनाइट विनेगर या लेमन में सोक करके फिर सौते कर सकते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर भी एनहांस हो जाएगा और अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 भी बढ़ जाएगा। नॉन-वेज रिसोर्सेज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश, चिकन, मीट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
है। रेड मीट को कम रखेंगे अपनी डाइट में, लीन चिकन और फिश को अपनी डाइट में ज़्यादा रखेंगे तो आप अपने आराम से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसीज को कवर कर सकते हैं। एक बहुत ईजी वे आउट होता है फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, मतलब दही, इडली, डोसा, हफ्ते में 2 से 3 बार आप उनको अपनी डाइट में ज़रूर रखेंगे। इडली डोसा जब भी खा रहे हैं वो पीपिंग हॉट नहीं खाएंगे, उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे तब खाएंगे, तो गट के बैक्टीरियाज के लिए एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाएगा विटामिन बी 12 का। अच्छा, या ओके, मतलब गरम-गरम नहीं खाना है इडली डोसा गरम, में। कोई भी चीज़ गरम-गरम, जितना गरम खाने की आदत को आप अपना कम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने गट बैक्टीरियाज को इम्प्रूव कर पाएँगे। लेकिन लोगों को तो गरम खाना चाहिए होता है कि हमें एकदम गरम-गरम खाना वो खिलाओ। अगर हमारे एंसेस्टर्स की बात करेंगे, आप हमेशा देखेंगे वो या तो थोड़ा-सा बासी खाना खाते होते थे, या फिर वो अपना जो खाना होता था सुबह बना के रख लेते थे और दोपहर से खाना शुरू करते थे। उसका रीज़न ये था कि जितना गरम खाना आप खाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपनी गट लाइनिंग के पीएच को इम्पैक्ट करते हैं और वो एक प्रॉब्लम करता है। तो इससे हाँ, क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिर? इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ठंडा खाना खा रहे हैं, आप उसको अच्छे से चबाएँगे, राइट? गरम खाना खा रहे हैं, आपको लगा जल्दी-जल्दी खाओ और गल्प डाउन कर लो। तो उससे जो अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होना था, वो तो ज़ीरो हो गया। अब आपने एक अच्छी इडली खाई जिससे आपको विटामिन बी 12, फाइबर और बहुत सारे रागी की इडली खा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट एक साथ मिलने वाले थे। लेकिन आपने उसको गरम-गरम खा लिया, तो आपने ना उसको च्युई किया, ना आपके टेस्ट बड्स पे वो गया, ना ही आपके वो इंटेस्टाइन तक जाते-जाते तक, तो वो आधी चीज़ें इंटेस्टाइन को और पीएच रिलीज़ करना पड़ा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो आपके माउथ का काम है, ईसोफेगस का काम है, लिवर का, पैनक्रियाज़ का काम है, वो तो आप करके उनको दीजिए, पहले से प्रिपेयर कीजिए। जितना च्युई करेंगे, जितना आप थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला खाना खाएँगे, उतना आपका गट पीएच बैलेंस्ड रहेगा और वो हेल्प करेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में।